सभी को गुड इवनिंग। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फिर से हम लोग एक नए सेशन के साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आवाज़ आपको मिल पा रही है और वीडियो आपकी सही से चल पा रही है। अगर आवाज़ क्लियर है और आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ आवाज़ मिल पा रही है, ताकि आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करें। चलिए आपके कमेंट की ओर चलते हैं। आवाज़ भी आपकी क्लियर है। और मिली मिश्रा, अभिषेक कुमार, प्रदीप कुमार, मुन्नी खातून, मनीषा, आदित्य कुमार यादव, कल्पना कुमारी, एमडी दिलसाद, विवेकानंद भारती, ठीक है, फराह दिब्बा, अभिमन्यु प्रताप पांडे, गौरव कुमार, आप लोग जुड़े हुए हैं। कुछ वैसे लोग हैं जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, बाकी लोग भी धीरे धीरे जुड़ पा रहे हैं, जैसे सोनाली भारती, महरोज, और भी बहुत लोग जुड़ेंगे। ठीक है, अभी तो जस्ट लाइव ही आए हम लोग। तो आज अच्छी खासी आप सभी की उपस्थिति भी हुई और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और नए टॉपिक के अंदर देखेंगे तो आज हम लोग कोर्स 5 को शुरू करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और आज हम लोग कोर्स 5 की जब शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि जो कोर्स 5 आपका है, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन की बात करते हैं, यानी कि अनुशासन एवं विषयों की समझ, इसको बोलते हैं हम लोग अनुशासन एवं विषयों की समझ। हालांकि ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा कठिन होता है, आप पढ़े भी होंगे कॉलेज वगैरह में, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको यह टॉपिक जो है थोड़ा सा कठिन लगता है। फिर भी हमने आपको पिछली क्लास के माध्यम से ही सभी जानकारियां दे दी थी कि इस टॉपिक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में। थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर आपको दिखा दे, ये आपको इसमें जो है कोर्स 5 के अंदर बात करें तो 3 यूनिट में आपको क्वेश्चन को जो है करना है। पहला यूनिट जो है जैसे अनुशासन विषयों की मूलभूत समझ के बारे में है, जैसे कि इसमें अनुशासन क्या होता है, ठीक है, ज्ञान अनुशासन क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आगे आपको पढ़ना है अनुशासन और विषय में क्या अंतर होते हैं, अनुशासन और विषय की जो मजबूती क्या होती है, उसकी कमजोरियां क्या होती है, ठीक है, और राष्ट्रीय संदर्भ में क्या होता है अनुशासन, इन सबको पढ़ना है। वही सेकेंड यूनिट में जब जाएंगे तो वहां पे आपको पढ़ना है अनुशासन और विषयों की उन्नति के बारे में, यानी कि विश्व का परंपरागता क्या होता है, विश्व का विस्तार कैसे होता है, जो विषय होते हैं उसमें विशिष्ट पद और उसका उपयोग कैसे होता है। ठीक है, इन सब तरीकों को हम लोग वहां भी पढ़ेंगे। वही थर्ड यूनिट की बात करेंगे तो इसमें भी आपको 3 ही यूनिट पढ़ना है। जैसे कोर्स 4 में आपने 3 यूनिट पढ़ा था, वैसे ही इसमें भी आपको 3 यूनिट पढ़ना है। जैसे कि अंतर विषयक अधिगम क्या है, अंतर विषयक विषय क्या है, अंतर विषयक विषयों के समान उद्देश्य क्या है, ठीक है, आप कैसे अंतर विषयक विषय पर ढांचा तैयार करेंगे, उन्हें आसान आसान कैसे बनाएंगे, अंतर विषयक विषयों पर कैसे पहुंचेंगे आप, ठीक है, अंतर विषयक विषयों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग में लाने वाली कौन सी शर्तें होगी। तो इन सभी को आपको पढ़ना है। सिलेबस आपका यही है और इस सिलेबस के अंदर हम आज जो शुरू करने वाले हैं, आपके फर्स्ट यूनिट को शुरू करने वाले हैं। और पहला यूनिट जो आपका होगा वो होगा अनुशासन के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुशासन क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अनुशासन की जो अवधारणा है इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अनुशासन के अलावा जो इसके महत्व होंगे, जो इसकी प्रकृति होगी, जो इसकी विशेषताएं होगी, इन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं और पहले यूनिट से शुरू करेंगे। और आज हम लोग, ठीक है, अनुशासन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए, इस टॉपिक को अगर आप जितना ध्यान से समझेंगे उतना ही आपको आसानी के साथ समझ में आएगा। तो आज के टॉपिक में कई सारे टॉपिक यहाँ पे इंक्लूडेड है, जैसे कि अनुशासन है क्या। सबसे पहले अनुशासन क्या होता है, डिसिप्लिन आप जानते होंगे। देखिए, इसमें ऐसा शब्द है जो अनुशासन जो शब्द है ना, जिसको इंग्लिश में डिसिप्लिन बोलते हैं। और डिसिप्लिन शब्द से आप जो सभी जो है भली भांति परिचित है कि डिसिप्लिन आपके जीवन में कितना महत्व रखता है। देखिए, अनुशासन जो है कितना महत्व रखता है आप जानते होंगे। अनुशासन के बारे में आप सभी अच्छे से परिचित होंगे, बस उन चीजों को लिखना कैसे उनके ऊपर बात करेंगे। अनुशासन की जो अवधारणा है उसको क्या माना जाता है, फिर अनुशासन के प्रकार कितने होते हैं, अनुशासन के महत्व क्या होते हैं, अनुशासन के सिद्धांत क्या होते हैं, इन सभी को हम लोग आज देखने वाले एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं अनुशासन के बारे में। जब भी अनुशासन की बात आता है, डिसिप्लिन का बात आता है, आप कोई भी काम करते हैं तो आपको कहा जाता है कि गलती करते हैं तो डिसिप्लिन में रहो, होता है ना। आप सभी को बोला जाता है कि अगर आप घर में भी गलती करते हैं तो वहां पर भी बोला जाता है कि डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन मतलब मत तोड़ो। जैसे डिसिप्लिन को हम लोग नियम भी कहते हैं ना, जो रूल होता है। ठीक है, तो डिसिप्लिन अगर आप क्लास के अंदर भी तोड़ेंगे तो वहां पे भी टीचर्स आपको जानते हैं कि डिसिप्लिन में रहा करो, जो है डिसिप्लिन को
मतलब फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो। यानी कि अनुशासन, अब समझिए कि अनुशासन कितना महत्व होता है। कोई भी आप काम करें, किसी भी क्षेत्र में अगर आप हो, अगर आप समाज में अच्छा जीवन जीते हैं, जीना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको डिसिप्लिन की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन केवल आपको पढ़ाई में ही जरूरत पड़ेगी, डिसिप्लिन जो है आपको हर क्षेत्र में आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई काम आप कर रहे हैं, अगर उसको एक डिसिप्लिन तरीके से करते हैं, ठीक है, संयम बरत के करते हैं काम में, तो उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन वही काम आप बिना डिसिप्लिन क्या कर रहे हैं, मतलब जब मन करे कोई भी काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर डिसिप्लिन, आप खाना खाने तक की बात करते हैं, और खाना भी अगर आप समय से नहीं खाएंगे, डिसिप्लिन का पालन करके नहीं खाएंगे, ठीक है, तो भी आपका वह खाना जो है आपके साथ डाइजेस्ट सही से नहीं हो पाएगा। तो डिसिप्लिन का जो महत्व होता है वो जीवन के हर क्षेत्रों में आप देखेंगे। और यही डिसिप्लिन जो है हर देश के लिए जरूरी है, केवल ये नहीं कि भारत के लिए जरूरी है, ठीक है, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है डिसिप्लिन जो है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अनुशासन की बात करें तो अनुशासन जो है प्रत्येक देश और समाज के जीवन के लिए सबसे अमूल्य निधि का काम करती है। कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं कि कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी देश हो या कोई भी समाज हो, उसके जीवन जीने के लिए, अगर किसी व्यक्ति को जीवन जीना है, अच्छे तरीके से जीवन जीना है, तो उसके लिए अनुशासन जो है अमूल्य निधि के समान होती है, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार देश और समाज के जीवन में अनुशासन का मूल्य अधिक होता है, उसी प्रकार अनुशासन व्यक्ति के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि देश में अगर समाज के योगदान में बात करें तो अनुशासन का महत्व होता है। समाज के लिए जितना अनुशासन महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही क्या होता है ना, वैसे ही होता है समाज के साथ साथ देश के लिए भी होता है। समाज के लिए जो अनुशासन जो महत्व होता है, वैसे ही देश के लिए भी अनुशासन जो है काफी महत्व होता है। ठीक है, अगर हम अपने देश के लिए अनुशासन मेंटेन नहीं करके चलेंगे, तो हमारा देश जो है आगे तरक्की की ओर नहीं जा सकता है। ठीक है, समाज के लिए जैसे बालक है, विद्यालय में तैयार किए जाते हैं। समाज के लिए बालक क्या है, विद्यालय के अंदर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, विद्यालय के अंदर क्या होता है, बच्चों को अनुशासन में रखा जाता है। तो जैसे समाज के लिए देखेंगे बालक क्या होते हैं, विद्यालय में तैयार किए जाते हैं, इसलिए विद्यालय में भी अनुशासन स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि विद्यालय के अंदर भी अनुशासन का होना महत्वपूर्ण है। अगर विद्यालय के अंदर भी अनुशासन नहीं है, तो विद्यार्थी जो है अच्छे तरीके से शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए विद्यालय में बालक को भी शिक्षा जो दी जाएगी, वहां पे भी अनुशासन का होना आवश्यक है। क्योंकि अगर अनुशासन वहां होगा तो बच्चा अच्छे तरीके से उन चीजों को समझेगा, और जब उन चीजों को समझेगा तो वह विद्यालय के नियमों का पालन करेगा, और जब विद्यालय के नियमों का पालन करेगा तो जरूर है जो वह बहुत सारी चीजें को सीखेगा, और उन सारी चीजों को लेके जो वह डिसिप्लिन स्कूल के अंदर सीखता है, उन डिसिप्लिन को लेके अपने समाज के अंदर आएगा, और समाज के अंदर जब आएगा तो जो उसकी अनुभव होगी, वह समाज के सामने अपना वह डिसिप्लिन का अनुभव रखेगा, जिससे समाज को भी फायदा होगा, और जब समाज को फायदा होगा तो जाहिर सी बात है कि देश को भी फायदा होगा। इसलिए डिसिप्लिन की बात करें तो यह पूरे देश के लिए जो है महत्वपूर्ण है। अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो यह पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए समझिए इतना डिसिप्लिन है। तो ऐसा जो टॉपिक है, अगर हम अनुशासन की बात करते हैं, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसको आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। इसको बस आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। अब ये मत सोचिए कि कहाँ क्या लिखा है, बस ऐसे शुरू कीजिएगा कि अनुशासन जो है प्रत्येक देश और समाज के जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ऐसे लिखिएगा कि अनुशासन जो है प्रत्येक देश और समाज के लिए सबसे अमूल्य निधि है, या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे लिख सकते हैं। जिस प्रकार देश और समाज के जीवन में अनुशासन का मूल्य अधिक होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में भी अनुशासन जो है महत्वपूर्ण होता है। समाज के लिए बालक विद्यालय में तैयार किए जाते हैं, वैसे विद्यालय के अंदर भी अनुशासन का होना काफी महत्वपूर्ण है। विद्यालय में बालकों को जो शिक्षा दी जाती है, ठीक है, उसमें भी अनुशासन का होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुशासन के माध्यम से ही बच्चे, ठीक है, नियमों का पालन करेंगे विद्यालय के अंदर, और उन नियमों को विद्यालय के बाहर भी अप्लाई करेंगे, यानी समाज के अंदर। और जब उन नियमों के आधार पर समाज के अंदर कोई भी काम करेंगे, तो उनसे जो बाकी लोग भी उन नियमों को सीखेगा, और उससे समाज का फायदा होगा, और समाज के साथ साथ पूरे देश का फायदा होगा। इसलिए अनुशासन जो है व्यक्ति के जीवन के साथ साथ समाज और देश के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। क्या अनुशासन के बारे में आप समझे कि नहीं समझे, पहले बताइए। अगर आपको लिखना होगा अनुशासन के बारे में, तो इतना आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, उसको बताइए। जितना भी हमने बताया उतना लिख सकते हैं कि नहीं। आज तक आप जो भी पढ़े होंगे अनुशासन के बारे में, कठिन लगा होगा, लेकिन यहाँ पे जो चीजें हम बता रहे हैं वो चीज समझिए। ठीक है, क्या कुछ दिक्कत है क्या, आप लोग बताइएगा। अनमूल क्या है, ठीक तो है, अमूल था। अमूल का मतलब क्या होता है समझते हैं।
अमूल्य का जो मतलब होता है, पहले उस मीनिंग को समझिए। यहाँ पे अमूल्य की बात करते हैं, मूल्य नहीं। देखिए मूल्य तो अलग है, उससे जुड़ा। यहाँ पे आप अमूल्य करेंगे ना, अमूल्य इसलिए, देखिए अमूल्य का मतलब क्या होता है, अमूल्य को बहुमूल्य भी कहा जाता है या अनमोल भी कहा जाता है, बहुत अनमोल है मत कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अमूल्य शब्द का सही अर्थ देखिए आप ऐसे समझिए कि अमूल्य शब्द का जो सही अर्थ होता है, मतलब होता है कि जिसका मूल्य ना आका जा सके, जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो, यानी कि अमूल्य हो गया, जिसका कोई मूल्य ना आका जाए, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना महत्वपूर्ण है, समझिए। अमूल्य निधि इसलिए कहा गया। ठीक है, शब्द शब्द का अर्थ समझिएगा। ठीक है, वो शब्द इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अमूल्य। ठीक है, हाँ देखिए क्यों औपचारिक में, औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जरूरी है। आप औपचारिक के रूप में भी देखेंगे तो वहां भी अनुशासन का महत्व है। अरे आप अपने डेली लाइफ में भी अगर अनुशासन को फॉलो नहीं करते हैं तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में जरूरत पड़ती है, और वह औपचारिक रूप से विद्यालय के अंदर तो है ही, अनौपचारिक रूप से विद्यालय के बाहर भी। अगर आप खुद देखिए कि अगर डिसिप्लिन मेंटेन करके नहीं रखिए, आप अनुशासन नहीं रखिए, समाज में क्या है, अनौपचारिक रूप से सीखी जाती है बातों को। अगर आप अनौपचारिक रूप से उन बातों को नहीं सीख पाते हैं, अगर समाज के अंदर आप किसी को गाली देते हैं, तो फिर क्या होगा, आपका डिसिप्लिन टूटा। और जब डिसिप्लिन टूटा तो क्या होगा, समाज के अंदर झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होगी। तो डिसिप्लिन वहां पे भी, लेकिन प्रेम से जो शब्द बोलते हैं, ठीक है, वो मायने रखता है। तो डिसिप्लिन हर क्षेत्र में जरूरी है। ठीक है, अनुशासन को अंग्रेजी में बोलते हैं डिसिप्लिन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, डिसिप्लिन कहते हैं। और डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह डिसाइबल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है शिष्य होता है। देखिए अगर अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी के अंदर इसको बोलते हैं डिसिप्लिन बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में अनुशासन को डिसिप्लिन कहते हैं। और डिसिप्लिन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, वह डिसाइपल शब्द से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है, शिष्य होता है। क्या होता है, शिष्य। शिष्य जैसे नहीं बोलते गुरु और शिष्य। और हिंदी भाषा में शिष्य का जो, अगर इसी हिंदी भाषा शिष्य को देखेंगे तो शिष्य जो है हिंदी भाषा में इसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत के जो शास धातु से हुई है। और शास का अर्थ क्या होता है, नियमों का पालन करना, अर्थात आज्ञा का पालन करना। ठीक है, यानी कि नियमों का पालन करना या आज्ञा का पालन करना। अब देखते होंगे पुराने समय में क्या होता है, पुराने समय से परंपरा आ रही है कि जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरुजन के आज्ञा का पालन करते हैं या नियमों का पालन करता है, वही तो आपकी अनुशासन कहलाती है। देखिए तो अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो अनुशासन को डिसिप्लिन कहते हैं। और डिसिप्लिन शब्द की जो उत्पत्ति है, जो निकल के आया है, वो डिसाइपल शब्द से आया है। और डिसाइपल शब्द का अर्थ होता है शिष्य होता है। लेकिन उसी शिष्य को अगर आप हिंदी में देखेंगे तो वह शिष्य शब्द जो है वह कहाँ से आया है, संस्कृत का शास्त्र धातु से मिलकर आया है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में नियमों का पालन करना, यानी आज्ञा का पालन करना। तो जो व्यक्ति आपके जैसे आपके माता पिता ही अगर कोई बात आपको कहते हैं तो उनके नियमों का पालन करना है, वो भी अनुशासन है। ठीक है, नियमों का पालन करना है या आज्ञा का पालन करना, वो भी क्या है, अनुशासन है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अनुशासन का अर्थ क्या है, नियमों का पालन करते हुए आत्मनियंत्रण करने से इस प्रकार, यानी कि कह सकते हैं कि अनुशासन का मतलब ये भी होता है कि नियमों का पालन करना। अनुशासन का मतलब क्या हो जाएगा, नियमों का पालन करना हो जाएगा। और एक गुरुजन क्या करते हैं, अपने अपने बच्चों से यानी कि अपने शिष्य से क्या आशा करते हैं कि वे यानी कि अनुशासन का पालन करें। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे आप। अनुशासन से मतलब क्या है कि विद्यार्थी, और भी तरीके से कह सकते हैं कि अनुशासन का मतलब क्या होता है कि विद्यार्थी को इस योग्य बना देना कि वह स्वयं पर नियंत्रण रख सके और विद्यालय के नियमों का पालन कर सके, और वह बिना किसी से डर भय करके विद्यालय में अच्छा माहौल बना सके। ठीक है, तो अनुशासन का मतलब ये भी कर सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अनुशासन का मतलब होता है कि विद्यार्थी को इस योग्य बना देना, विद्यार्थी को इतना लायक बना देना कि वह अपने आप पे खुद नियंत्रण रख सके, यानी कि जो उसका मन है उसके ऊपर नियंत्रण हो सके। और वह विद्यालय के जो नियम होते हैं, जो विद्यालय के रूल होते हैं, उन रूल को, यानी उस रूल का जो है सही से पालन कर सके, और बिना किसी डर भय का जो विद्यालय के अंदर है एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है क्रिएट कर सके, एक अच्छा वातावरण जो है दे सके। ठीक है, तो अनुशासन का मतलब है विद्यार्थी को इस योग बना देना कि वो अपने आप पे नियंत्रण रख सके, साथ ही साथ जो विद्यालय के नियम है उनका वह बिना किसी डर भय के उसका अच्छे से पालन करे, और वहां पे एक अच्छा वातावरण क्रिएट करे, यानी कि एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करे। ये भी आपका क्या है, अनुशासन है। लेकिन पुराने समय में आप देखिएगा तो जो छात्र होते थे,
पुराने समय में जो छात्र होते थे उनको अनुशासन में रखने के लिए क्या करते थे, पुराने समय की बात करें, आप इसमें एक पेज डेट पे आसानी से लिख सकते हैं, बहुत अच्छा आएगा, मजा आएगा लिखने में। तो प्राचीन लिखिएगा यहाँ से कि प्राचीन समय में छात्र जो होते थे, छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ती थी। बच्चों को जो है कठोर दंड दिया जाता था, कठोर दंड भय की आवश्यकता पड़ती थी। अब देखिएगा गुरुकुल की बात जब आएगी तो वहां पे अनुशासन रखने के लिए वहां की जो परिस्थितियां थी बहुत अलग थी, यानी कि उस समय देखेंगे तो वहां पे बच्चों को दंड दिया जाता था, उन्हें बहुत ही कठोर तपस्या करना पड़ता था, गुरुओं की सेवा करनी पड़ती थी गुरुकुल में जाके, ठीक है, पढ़ने के लिए। लेकिन आज की पूरी परिस्थितियां जो है पूरी मतलब बदल चुकी है, और आज जो है देखेंगे तो जो दंड है या भय है जो बच्चों के ऊपर, अब वह उसका विरोध किया जाता है। जो मनोवैज्ञानिक है इसका विरोध करते कि नहीं, बच्चों को जो है दंड नहीं दिया जाएगा, यानी कि बच्चों को दंड अगर दिया जाता है तो वहां से वे अनुशासन को बिल्कुल मेंटेन नहीं करके रखते हैं। यहाँ पे जो अभी के जो मनोवैज्ञानिक है वह इस बात पे बल देते हैं कि बच्चों को किसी भी सूरत में किसी भी हाल में बच्चों को दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों को दंड देके आप अनुशासन में नहीं रख सकते। तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई है। यही लिखने के क्रम आप लिख सकते हैं कि प्राचीन समय में छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए कठोर दंड की व्यवस्था दी जाती थी, कठोर दंड दिए जाते थे, भय में रखा जाता था छात्रों को गुरुकुल में अनुशासित रखने के लिए, ठीक है, अलग अलग प्रकार की अलग प्रकार से बच्चों को दंड भी दिया जाता था और गुरुओं की सेवा भी करनी पड़ती थी। लेकिन आज की परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है, और जो मनोवैज्ञानिक है वे कहते हैं कि जो बच्चों को अगर कठोर दंड दिया जाता है तो वे अनुशासन को मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं। बच्चों को अनुशासन में तभी यानी कि रखा जा सकता है जब उनके साथ प्रेम से, स्नेह से, ठीक है, प्रेम स्नेह से ही उनको अनुशासन में रखा जा सकता है। बच्चों को दंड से, भय से डरा के आप उन्हें अनुशासन में नहीं कर सकते हैं। ये बातें जो है आज के मनोवैज्ञानिक बताते हैं, ठीक है। तो इतना बात आप अनुशासन के बारे में लिख लेंगे। अनुशासन के बारे में तो आप एक पेज से ऊपर भी लिख सकते हैं। हमने जितना बता दिया उससे मुझे लगता है कि आप एक डेढ़ पेज, 2 पेज जितना मन कर सके उतना लिख सकते हैं। आप पीडीएफ के चक्कर में नहीं जाइएगा, आप जो समझे, ठीक है, आप जो समझे ना उसी पे ध्यान देना है। आप जितना समझे हैं उसी को अप्लाई करके लिखना है। आपको पीडीएफ के ऊपर नहीं जानना कि पीडीएफ में क्या लिखा है नहीं लिखा है, इस बात से आपको दूर रखना है, ठीक है। अब बताइए, अब समझ में आ गया? अब बताइए यहाँ पे आप समझ गए ना? अब इसमें कॉपी तो फुल हो गया, पेज तो फुल हो जाएगा ना। बस क्या है नहीं, इन चीजों को नहीं, क्या है, देखिए किताब के अंदर, नोट्स के अंदर हर चीज उपलब्ध है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं गेस्ट पेपर आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन गेस्ट पेपर देखने से समझ नहीं आती है, किताब देखने से समझ नहीं आती है। जो समझाया जाता है उन चीजों को समझिएगा। देखिए चीजों को समझिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अभी पढ़ लीजिए, बाद में जो क्वेरी होगा आप लोग कीजिएगा। चलिए अब अनुशासन की डिफिनेशन देखिए, अनुशासन की डिफिनेशन की बात करते हैं, डिसिप्लिन की डिफिनेशन की बात करते हैं। तो डिफिनेशन की बात करते हैं तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है, अलग अलग जो विद्वान है, वे डिफिनेशन तो अलग अलग प्रकार से देंगे ना। तो उसमें भी कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे नन है, नन मनोवैज्ञानिक है, ये कहते हैं कि अपनी भावनाओं और शक्तियों पर नियंत्रण रखना। देखिए होता क्या है कि हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं होती, भावनाओं में इंसान बह जाता है, और देखते कि शक्तियां होती है, शक्ति नहीं होता कि शक्ति हमारे पास ज्यादा है तो मार देंगे, बहुत ज्यादा होता नहीं कि मार के मुंह नहीं कहता कि मुंह तोड़ देंगे, ठीक है। तो आप दिखाते हैं कि हमारे पास शक्ति है, लेकिन वही व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लिया, जो अपनी शक्तियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण रख दिया, ठीक है, वह कहीं ना कहीं अनुशासन को मेंटेन कर लेगा। लेकिन अनुशासन को मेंटेन तब नहीं कर सकते जब तक आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है, जब तक आपको अपनी शक्तियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, तब तक आप जो है अनुशासन को मेंटेन नहीं कर सकते। तो नन कहते हैं कि अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है, ठीक है। वही एच मार्टिन ने कहा है कि अनुशासन का अर्थ क्या होता है, व्यवहार के कुछ निश्चित नियमों का पालन करना सीखना, यानी कि व्यवहार करने का, यानी कि एच मार्टिन है ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं तो व्यवहार यानी कि जो अपने व्यवहार करते हैं, तो व्यवहार करने के लिए जो कुछ निश्चित नियम होते हैं कि आपको इस प्रकार से व्यवहार करना होगा, तो उन नियमों को सीखना ही क्या कहलाता है, अनुशासन कहलाता है। और यह कौन कहते हैं, एच मार्टिन कहते हैं। एच मार्टिन कहते हैं कि अनुशासन का अर्थ होता है व्यवहार के कुछ निश्चित नियमों का पालन करना, यानी कि नियम पहले से फिक्स होगा कि इतना ही नियम आपको फॉलो करना होगा व्यवहार को सीखने के लिए, यह एच मार्टिन कहते हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहता है, इन्होंने डिफिनेशन दिया है कि अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बच्चों की व्यवस्था, उत्तम आचरण और उत्तम निहित सर्वोत्तम गुणों को आदत प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यानी कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहता है कि अनुशासन का मतलब है
कि बच्चों को अच्छा व्यवस्था देना, बच्चों के लिए अच्छे आचरण की व्यवस्था करना, बच्चों के अंदर बहुत सारे अच्छी-अच्छी आदतों का विकास करना, उसके लिए उसको ट्रेनिंग देना, ठीक है? यही जो है अनुशासन कहलाता है। और अनुशासन एक महत्वपूर्ण साधन है, इससे आचरण तथा गुणों का विकास होता है। ये कौन कहते हैं? बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो जो अलग-अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो अलग-अलग मनोवैज्ञानिक की बात करें या विद्वान की बात करें, तो वे डिफिनेशन जो है अलग-अलग प्रकार से देखे हैं, दिए हैं। जैसे कि आपने नन को देखा, जैसे कि आपने एच मार्टिन को देखा, जैसे आपने बोर्ड ऑफ एजुकेशन को देखा, तो ये डिफिनेशन है जो अलग-अलग जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने दिया है। अब अनुशासन की अवधारणा की बात करते हैं। तो अनुशासन की अवधारणा क्या है? एक तो अनुशासन की अवधारणा जो प्राचीन है और दूसरी क्या है? आधुनिक है। बस हम ये सब बताएँगे नहीं, सिर्फ़ आपको समझा देंगे, आप कर लीजिएगा। अनुशासन की प्राचीन अवधारणा, देखिए प्राचीन अवधारणा क्या था? वही अभी जस्ट आपको ऊपर में समझाए थे कि अगर हम अनुशासन की, डिसिप्लिन की प्राचीन अवधारणा, अगर हम अनुशासन की इतिहास की बात करें, जब उसकी इतिहास की बात करता है, किसी भी चीज़ की इतिहास की बात करता है तो क्या होगा? क्या होता है? उसका पास्ट होता है, यही होता है ना? पास्ट होता है, प्रेज़ेंट होता है और ठीक है, फ्यूचर तो आप इतिहास के अंदर नहीं लगा सकते ना। क्योंकि फ्यूचर आप नहीं, भविष्य देख नहीं सकते कि आगे आप उसके इतिहास में क्या होगा, नहीं, ठीक है, उस पे फ्यूचर में आप नहीं जा सकते कि क्या होगा। हाँ, लेकिन इसमें देखिएगा कि पास्ट और प्रेजेंट ज़रूर रहेगा। पास्ट जो बीत चुका है और प्रेजेंट जो अभी चल रहा है वर्तमान। तो आप देखेंगे अनुशासन की प्राचीन अवधारणा यानी कि पहले जो बीत चुकी है। तो अगर हम बात करें अनुशासन की, अगर प्राचीन अवधारणा की बात करें, तो अनुशासन की जो प्राचीन अवधारणा थी वो क्या थी? वह दमनवादी विचारधारा पे थी। और उस युग में क्या थे? उस युग का जो शासक होते थे अपनी राजनीतिक विचारधारा तथा अपने आदर्शों का पालन के लिए बल का प्रयोग करते थे। जैसे उस समय अब देखेंगे तो अगर कोई शिक्षक है तो शिक्षक क्या करता था? बच्चों को कक्षा के अंदर दंड देता था, अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत दंड। आप सुने होंगे ना अपने आसपास में कि जो हमारे जमाने के जो टीचर होते थे, ठीक है, बच्चों को बहुत मारते थे। आज का बच्चा मार नहीं खाता है, लेकिन उस समय गुरु जी होते थे, बच्चों को बहुत मारते थे। बच्चे के माता पिता भी उस समय मना नहीं करते थे। लेकिन आज के समय में अगर देख लीजिएगा तो अगर बच्चे के माता पिता उस अगर टीचर मार देगा तो उसे लड़ाई शुरू कर देंगे। तो अनुशासन की अगर प्राचीन अवधारणा की बात करें तो उस समय जो थी वह दमनवादी विचारधारा पे आधारित थी। और उस युग में जो शासक हुआ करते थे, जो अपनी राजनीतिक जो उनकी विचारधारा थी या फिर कहें जो उनका आदर्श था, उसको पालन करने के लिए अगर टीचर है तो कहेगा कि भाई यह काम तुमको करना है, होमवर्क नहीं किया, अगर उस चीज को नहीं करके गए तो वह बहुत कठोर दंड देगा, शारीरिक दंड भी देता था। और उससे क्या था? बच्चों के अंदर एक भय था। और प्राचीन काल के जो विद्वान थे वे भी ये मानते थे कि अगर बालक को अच्छा जीवन जीना है, ठीक है, बच्चे के अंदर अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए बनाना है, उसको इस योग बनाना है और उसको उसके अंदर विश्वास को जगाना है, तो कम से कम उनके मूल प्रवृत्तियों का दमन करना होगा और उन्हें बलपूर्वक ही नियंत्रित किया जा सकता है। ये पुराने जो मनोवैज्ञानिक थे, जो पुराने विचारधारा के लोग थे, उनका मानना था। इसलिए अनुशासन की प्राचीन अवधारणा की बात करते हैं। तो उस समय की जो प्राचीन अवधारणा थी, वो दमनवादी विचारधारा पे आधारित थी। उस युग के जो शासक हुआ करते थे, जो राजनीतिक विचारधारा के लोग थे, वे अपने आदर्शों का पालन करने के लिए बल का प्रयोग करते थे। यानी कि उसको दंड देना, मारना, पीटना, ठीक है? अगर कोई काम करना है तो दंड के सहारे बच्चों को भय में रख के दिया जाता था। उनकी मूल प्रवृत्तियों का ही दमन कर दो, ताकि बच्चा को बलपूर्वक नियंत्रित करो। यह प्राचीन अवधारणा थी। लेकिन अभी आधुनिक अवधारणा की बात करें तो आधुनिक अवधारणा जो बिल्कुल इसके अपोजिट हो गई है, यहाँ पे दंड भय की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। इसी बात को वहां पे देखेंगे तो दार्शनिक जेरेमिया ने कहा है कि मनुष्य का हृदय धोखेबाज होता है, इसलिए बालक को दंड तथा भय का प्रयोग अवश्य कराना चाहिए। यानी कि यहाँ पे दार्शनिक जेरेमिया थे उस समय के प्राचीन, तो उसमें कहा था कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो धोखेबाज होता है, इसलिए बालक को दंड तथा भय का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अतः उनका मानना था कि शिक्षा जो है शारीरिक दंड तथा भय दिलाना आवश्यक है। यानी कि बच्चों को शिक्षा देना है तो उसके लिए बच्चों को शारीरिक दंड और भय देना होगा, तभी वो शिक्षा को सीखेगा। यह प्राचीन अवधारणा थी। लेकिन अभी आधुनिक अवधारणा बिल्कुल बदल गई है। अब आधुनिक अवधारणा ये कहती है, आधुनिक काल के जो लोग हैं, जो मनोवैज्ञानिक है, उनका मानना है कि बच्चों को अब कोई भी दंड नहीं देना चाहिए। बच्चों को अगर शिक्षा देना है तो उनको दंड में नहीं बल्कि उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा, ठीक है। आप एनईपी 2020 भी उठा के देखेंगे तो उसमें भी कहा गया है कि बच्चों को आप मार नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे कोई टीचर जो है किसी ब्रह्म का अवतार नहीं है, तो भाई जो मन करेगा करिएगा, नहीं। यहाँ पे आप बच्चों को मार के आप उसको जबरदस्ती अनुशासन में मेंटेन नहीं रख सकते हैं, बल्कि बच्चे को अगर अनुशासन में रखना है, उनको योग बनाना है, अच्छे तरीके से समझाना है,
तो उन्हें प्रेम पूर्वक ही और सहानुभूति के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, उन्हें आप अनुशासन में रख सकते हैं। ठीक है, बस यही अंतर है। जो प्राचीन अवधारणा है और जो आधुनिक अवधारणा है बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगी। वहां पे बलपूर्वक प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जो अनुशासन मेंटेन करने के लिए उनको मारा जाता था, पिटा जाता था। अब यहाँ पे वो चीजें नहीं होती है। यहाँ पे जो आधुनिक अवधारणा होगी यह बिल्कुल दंड के विपरीत होगी, दंड पे नहीं होगी। ठीक है, इसमें विश्वास करना होगा अध्यापक को, जो शिक्षक होंगे, और जो उनका आदर्श होगा, ठीक है, और जो उत्तम होगा, जैसे जो शिक्षक का आदर्श होगा उसी को बालक जो है फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो आधुनिक अवधारणा में बल और दंड भय की बातें नहीं है, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसको भी बताया, जैसे अभी के समय में देखेंगे तो रूसे ने कहा कि बालक को पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार की वकालत की। रूसो ने कहा था कि बच्चों को जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर कोई भी जबरदस्ती मतलब थोपना नहीं चाहिए, कोई भी अनुशासन। पेस्टोलॉजी कहते हैं कि अनुशासन प्रेम के ऊपर आधारित है, बच्चों को अनुशासन जो दीजिएगा वो प्रेम से ही मिल सकता है, और प्रेम से ही आप बच्चों के ऊपर नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन प्रेम से। उसको शारीरिक दंड देके आप उसके ऊपर अनुशासन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसे प्रेम के साथ ही कर सकते हैं। तो यह आधुनिक है और वह प्राचीन है। तो प्राचीन क्या थी, दंड के आधारित थी, दंड के भय के ऊपर आधारित थी, जबरदस्ती गुरुजी अपने विचारों को थोपते थे। लेकिन अभी आधुनिक में चीजें नहीं है। तो इसके आप इतिहास को भी समझ गए होंगे, जो प्राचीन इतिहास है और जो आधुनिक इतिहास है, क्या आप इसके इतिहास को भी समझ गए होंगे कि प्राचीन क्या था और अभी वर्तमान क्या है, यानी कि आधुनिक क्या है, आप समझ गए होंगे। तो एक बार क्लियर करें, समझ आ रही है ना। देखिए होता क्या, बच्चे, देखिए बच्चे, सही बात है कि बच्चे जो है डर से नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि डर से क्या होगा, जब जब किसी के मन में अगर डर हो जाएगा तो वो चीज अलग हो जाती है, उन चीजों को सही से नहीं कर पाता है। तो डर तो कहीं ना कहीं गलत है, डर होना चाहिए, उतना नहीं। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल, अगला पॉइंट। अब अनुशासन के टाइप्स की बात करते हैं। तो जो अलग अलग जो शिक्षाविद है, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, वे इसके बारे में भी अलग अलग रूप से बातें करते हैं। अब इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि भाई अनुशासन को मुख्य रूप से 3 प्रकार का माना गया है। अनुशासन को कितने, तो 3 प्रकार का माना गया है। एक दमनात्मक अनुशासन, जो अभी आपको बताए थे, दमनात्मक। दूसरा होता है प्रभावनात्मक, और तीसरा होता है मुक्तनात्मक। ठीक है, समझिए। अब एक होता है जिसकी हम बात करते हैं कि दमनात्मक। दमनात्मक अनुशासन क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि दमनात्मक अनुशासन होता क्या है। यानी कि अभी हम जस्ट बताते कि जो प्राचीन अवधारणा थी वो आपकी दमनात्मक विचारधारा पे थी। यानी कि इस विचारधारा के लोगों का मानना है कि शिक्षक छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने का सख्त माध्यम क्या है, उसको डंडे से पिटाई करना। ठीक है, डंडे डंडे से पिटाई करना, उस पर बल का अनुशासन चलाना। ठीक है, उसको मारपीट के अनुशासन रखना, यानी उसको स्वतंत्रता नहीं देना। ठीक है, बच्चे के दुलार प्यार को नहीं समझना, उसको नियंत्रण में बस रखना आवश्यक है। ठीक है, और इसी को वे दमनात्मक, यानी कि उनकी मूल प्रवृत्तियां जो है उसका दमन कर दीजिए। ठीक है, यही दमनात्मक अनुशासन जो अभी जस्ट हम आपको बताया। तो दमनात्मक विचारधारा के लोगों का मानना क्या है कि जो छात्र के अंदर जो व्यवहार होते हैं उनको नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है डंडे से पिटाई करके। ठीक है, उन्हें अनुशासन में रख के, उन्हें मार पीट के ही उन्हें क्या किया जा सकता है, यानी अनुशासन में रखा जा सकता है। ठीक है, और वे जानते हैं, वे प्यार दुलार वाली बात नहीं समझते हैं, बस उन्हें नियंत्रण में कैसे रखना है बच्चों को। ठीक है, वे उनके मूल प्रवृत्तियों का दमन करके, इसलिए इसको दमनात्मक अनुशासन कहा जाता है। बस इसमें ध्यान रखिएगा, दमनात्मक जहां बात है, जहां पे मारपीट की बात है, बच्चों को पीटने की बात है, समझिएगा, जहां पे बच्चों को पिटाई की बात है, जहां पीटने की बात है, वहां पे दमनात्मक, उसके मूल प्रवृत्तियों का दमन कर दीजिए। प्रभावनात्मक क्या होता है, यहाँ पे प्रभावनात्मक होता है कि ये मानते हैं कि जिसके अनुसार यदि बालों को अनुशासित रखना है तो पहले शिक्षक को स्वयं अनुशासित रखना होगा। यानी कि प्रभावनात्मक, यानी कि प्रभाव, यानी कि प्रभाव पड़ेगा, समझिए ना। प्रभाव किसका, प्रभाव टीचर का। देखिए अगर टीचर अच्छा है, टीचर का विचार अच्छा है, टीचर के व्यवहार अच्छा है, तो बच्चा क्या करेगा, टीचर को फॉलो करेगा। अगर टीचर गंदी विचारधारा रखता है तो बच्चा भी गंदी विचारधारा सीखेगा। अगर टीचर क्लासरूम के अंदर अच्छी हरकतें नहीं करता है, अनुशासन मेंटेन नहीं करता है, तो उसका ही प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसी को पड़ता है प्रभावनात्मक अनुशासन।
जो टीचर जो होता है उसी के आदर्श को फॉलो करता है कौन? बच्चा। तो दमनात्मक भी क्या था, उसके मूल प्रवृत्तियों को ही दमन कर दीजिए, उसको मार के पीट के ही समझाइए। लेकिन प्रभावनात्मक में क्या होता है कि इसके अनुसार जो यदि कोई छात्र होते हैं उनको अनुशासन में रखना है तो पहले शिक्षक को स्वयं अनुशासित करना होगा, क्योंकि शिक्षक छात्रों के समक्ष आदर्श रूप में होता है तथा उसका शिक्षक बच्चा क्या करता है, उसका अनुकरण करता है, नकल करता है। और इस विचारधारा के अनुसार अनुकरण विधि क्या होती है, अनुशासन की स्थापना महत्वपूर्ण होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, प्रभावक, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो शिक्षक को देख के सीखते हैं। तो इसमें शिक्षक को क्या होना चाहिए, अनुशासित रखना होगा। शिक्षक जब अनुशासित रहेगा तो उसके आदर्शों को फॉलो करेगा बच्चा, और बच्चा खुद अनुशासित हो जाएगा। यह प्रभावनात्मक, उसका प्रभाव पड़ता है टीचर का। दंडात्मक उसकी मूल प्रवृत्तियों का दमन करते, उसको मार के पीट के। प्रभावनात्मक ऐसा नहीं होता, बल्कि जो शिक्षक होते हैं उनकी विचारधारा को फॉलो करता है शिक्षक, छात्र उनके आदर्शों को फॉलो करता है, ठीक है, उसका नकल करता है, अनुकरण करता है। अगर शिक्षक क्लासरूम के अंदर गुटखा खाएगा तो बच्चा नहीं खाएगा क्या? क्योंकि उसी के आदर्शों को समझेगा। इसलिए प्रभावनात्मक में कहा गया कि जो टीचर के जो व्यवहार होंगे, ठीक है, उन्हीं आदर्शों को फॉलो बच्चा करेगा। इसके अलावा मुक्तात्मक अनुशासन की बात करते हैं। मुक्तात्मक बस, यानी कि इस जो अनुशासन के विचारधारा के लोग हैं, जो समर्थक हैं, वे कहते हैं कि बच्चों को मुक्त छोड़ देना चाहिए, उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगाना चाहिए। ये नहीं कि भाई उस पर जबरदस्ती अनुशासन थोपते हैं, नहीं, उसको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। बच्चा खुद से अनुशासन करेगा, खुद से चीजों को सीखेगा और वह चीजें जो है खुद सीख जाएगा। तो मुक्तात्मक, यानी मुक्तात्मक मतलब मुक्त रखा जाए, उन्हें स्वतंत्र रखा जाए, ध्यान रखिएगा। तो इस विचारधारा के समर्थक कहते हैं कि छात्रों को मुक्त छोड़ देना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अंकुश लगाने से क्या होता है, छात्र जो है विद्रोही हो जाता है। जब आप उस पर, अगर घर के अंदर ही देखिएगा, बच्चों को कहिएगा ये काम नहीं करो, तो गुस्सा आएगा तो वही काम करेगा, इसलिए वो विद्रोही हो जाता है। इसलिए बच्चा को खुद से करके उसके अनुशासन को मेंटेन करने के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि बच्चा जो है यहाँ से खुद से कर सके, ठीक है। तो मुक्तात्मक मतलब जहाँ पे बच्चा खुद से, समझिएगा फिर से एक होता है पहला आपका, जो हम इसकी बात करते हैं अनुशासन के प्रकार की टाइप्स ऑफ, यहाँ पे डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो एक आपका दमनात्मक अनुशासन होता है, जहाँ पे बच्चों को पीट के, मारकर पीट कर, डंडे से सब करके उसको नियंत्रित में रखा जाता है, अनुशासन में रखा जाता है, ठीक है। जहाँ पे बच्चों से कोई भी प्यार दुलार वाली बातें नहीं की जाती, समझाई नहीं जाती है, इसको बोलते हैं दमनात्मक, उसकी मूल प्रवृत्तियों का दमन कर दिया जाता है। प्रभावनात्मक होता है कि जहाँ पे जो टीचर होते हैं उनके आदर्शों को बच्चा समझता है, उन्हीं का नकल करता है, ठीक है, वह होता है प्रभावनात्मक अनुशासन। और मुक्तात्मक अनुशासन विचारधारा के लोग मानते हैं कि बच्चों को छोड़ देना चाहिए, यानी कि बच्चों को मुक्त छोड़ देना चाहिए, बच्चे के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहिए, बच्चे के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो इससे बच्चा जो है विद्रोही बन जाएगा, ठीक है। और बच्चा को अगर मुक्त छोड़ देंगे, स्वतंत्र छोड़ देंगे, तो वह अनुशासन को मेंटेन कर लेगा, ठीक है। तो तीनों समझ गए होंगे। एक बार यहाँ पे क्लियर करके बताइए कि ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया। तब चलेंगे अनुशासन के महत्व के ऊपर, लेकिन एक बार यहाँ तक क्लियर करें मुझे कि हाँ सर यहाँ तक भी समझ में आ गया। चलिए, समझ आ रही ना? आप लोग कहते हैं कि अनुशासन समझ में नहीं आएगा, कोर्स 5 समझ में नहीं आएगा, देखते हैं कि कैसे समझ में नहीं आता है, देखते हैं हम लोग कि कैसे समझ में नहीं आता है, सो देखते हैं। आप बोल रहे थे ना सबसे अच्छा मुक्तात्मक है, हाँ छोड़ दीजिए। देखिए आप एक चीज नहीं, देखिए याद मत रखिए, एक आपका क्या था, पहला क्या था, पहला की बात किए हैं तो दमनात्मक, उसके दमन कर दीजिए, उसको दमनात्मक उसकी मूल प्रवृत्तियों का दमन कर दीजिए, मारपीट कर उससे। दूसरा क्या था, प्रभावनात्मक, जो शिक्षक का प्रभाव पड़ता है। और तीसरा क्या था, तो तीसरा ध्यान रखिएगा मुक्तात्मक, ठीक है। बस तीनों याद हो गया, उतना रटा नहीं बनना, समझना, आप समझिएंगे तब आपके लिए सही है। चलिए अच्छी बात है। आगे नेक्स्ट, अब इसके महत्व को समझते हैं। देखिए जीवन में अनुशासन का महत्व बहुत ज्यादा है, आप लिखेंगे तो लिखेंगे महत्व के बारे में, जब लिखेंगे तो लिखिएगा जीवन में अनुशासन का महत्व, यानी हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अनुशासन क्या है, व्यवस्था का प्रतीक होता है। यदि कोई व्यक्ति अनुशासन का सही से शक्तियों का उसका उपयोग नहीं करता है, तो वह व्यक्ति समाज में या फिर अपने राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका नहीं निभा पाता है। इसलिए अगर किसी भी देश को आगे जाना है, प्रगति के रास्ते पे जाना है, तो अनुशासन के हिसाब से काम करना होगा। अनुशासन के अभाव में क्या होता है, राष्ट्र जो होते हैं विभिन्न प्रकार की आंतरिक जो कठिनाइयां होती है, जो बाहरी कठिनाइयां होती है, उनको सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे अनुशासन कितना इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपको अनुशासन के बारे में लिखना होगा, इसके महत्व को लिखना होगा कि भाई इसके महत्व क्या है। तो सबसे पहले महत्व के बारे में आपको
जब क्वेश्चन में डायरेक्ट आपका महत्व पूछ देगा तो फिर आपको एक हाफ पेज एक पेज तो लिखना पड़ेगा ना। तो उस क्रम में लिखिएगा कि हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है। अनुशासन की व्यवस्था, अनुशासन क्या है? अनुशासन ही व्यवस्था का प्रतीक होता है। बिना अनुशासन का कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का सही से उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज और राष्ट्र के को अनुशासन की अधिक आवश्यकता है। हर व्यक्ति के लिए समाज और जो हर व्यक्ति जो है उनके लिए समाज और राष्ट्र की अनुशासन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। किसी भी जो राष्ट्र कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता है जब तक उस देश में उस देश के अंदर अनुशासन जो है पूर्ण रूप से काम नहीं करता है, क्योंकि कोई भी देश तभी आगे तरक्की कर सकता है जब उस देश में अनुशासन हो। क्योंकि अनुशासन के अभाव में क्या होता है कि जो आंतरिक शक्तियां होती है, जो आंतरिक कठिनाइयां हो, देश के अंदर की कठिनाइयां हो या जो बाहरी कठिनाइयां होती है, उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर अनुशासन नहीं है, अगर अनुशासनहीनता हो जाए, अगर अनुशासनहीनता हो जाए, अनुशासन नहीं है व्यक्ति के अंदर, तो क्या होगा? समाज के अंदर, व्यक्ति के अंदर सारी फुर्ती खत्म हो जाती है। अनुशासन हो जाएगा तो अगर कोई अनुशासन को मेंटेन नहीं करके पाता है तो उसके अंदर जो भी फुर्ती होती है ना, वो खत्म हो जाता है। अगर देखिएगा सच्चा अनुशासन किसी भी रूप में नकारात्मक नहीं, अगर सच्चा अनुशासन है ना, अगर सही डिसिप्लिन है तो वह निगेटिव नहीं होगा, बल्कि एक पॉजिटिव ऊर्जा आपको देगा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपको समाज के योगदान में विकास करने में मदद मिलेगा। ठीक है, इसलिए समाज के अंदर देखिएगा तो हर व्यक्ति के लिए अनुशासन जो है काफी महत्वपूर्ण है। ये चीज आप लिख दीजिएगा। लिखने के क्रम में फिर से आपको बता देते हैं थोड़ा सा अनुशासन के महत्व के बारे में लिखिएगा कि जीवन के हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है। अनुशासन ही क्या है? व्यवस्था का प्रतीक होता है। बिना अनुशासन का कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का सही से उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, हर देश को, हर राष्ट्र को, ठीक है, अनुशासन की अधिक आवश्यकता होती है। हर समाज को, हर देश को अनुशासन की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है, कोई भी राष्ट्र हो, अगर उसको प्रगति करना, उन्नति करना है, उसका प्रगति उन्नति तभी संभव होता है जब वह अनुशासन को मेंटेन करके चलेगा। अगर किसी देश के अंदर अनुशासन नहीं है, उसका अभाव है, तो वह देश जो है आंतरिक कठिनाइयों और बाहरी कठिनाइयों का सामना करेगा। ठीक है, अनुशासनहीनता के कारण क्या होता है? जो व्यक्ति होते हैं, जो समाज होते हैं, उनके अंदर की जो फुर्ती होती है वो नष्ट हो जाती है। लेकिन जो सच्चे अनुशासन वाले व्यक्ति होते हैं, उनका जो अनुशासन होता है कभी निगेटिव नहीं होता है, बल्कि उनकी एनर्जी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, सकारात्मक उनकी अनुशासन होती है। इसलिए व्यक्ति के योगदान या इसके लिए व्यक्तिगत योगदान के साथ साथ सामाजिक योगदान भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अनुशासन के माध्यम से ही क्या होता है? सभी परेशानियों का हल भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे महत्व के बारे में लिख दिए। अब आगे देखेंगे और भी जो डिफिनेशन लिखा गया है, ये डिफिनेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है खैर, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। जॉन डे ने क्या कहा है कि अनुशासन शक्ति और कार्य को करने के लिए उपलब्ध साधनों का सदुपयोग है। हमें क्या करना है, कैसे करना है, किन किन साधनों का उपयोग करना है, यही जाना अनुशासन है। यानी कि जॉन डे कहते हैं, जॉन डेवी कहते हैं, जॉन डेवी होगा, ये कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कैसे करना है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए किन साधनों से करना है, यही जानना अनुशासन है। जॉन डीवी कहते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किन किन साधनों का उपयोग करके करना है, यही क्या कहलाता है? यही अनुशासन कहलाता है। कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और किन साधनों से करना है, यही जानना ही क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। ठीक है, यदि विद्यालय के परिवेश में अनुशासन विद्यमान है तो इसका क्या प्रभाव होता है? विद्यालय में संपूर्ण वातावरण पर असर पड़ेगा। यानी देखिए, अगर देखिए आप एग्जाम्पल लिखिए कि अगर मान लीजिए कि विद्यालय के अंदर अच्छा वातावरण है, अनुशासन अगर मेंटेन है, तो उसका प्रभाव जो है हर बच्चे के ऊपर पड़ेगा। क्लास के अंदर जितने भी बच्चा होगा, अगर विद्यालय के अंदर देखिए खेल कूद में ही है, अगर देखिएगा कि खेल कूद के अंदर ही अनुशासन है, तो पूरी क्लास का जो बच्चा होगा वो सही से अनुशासन को मेंटेन करेगा। और ठीक है, और वे इन्वायरमेंट पे उसका असर पड़ेगा, हर बच्चे के ऊपर पड़ेगा, और वहां पे हर बच्चा अच्छा करेगा। लेकिन वहीं पे देखिएगा कि उस विद्यालय के अंदर अगर वातावरण सही नहीं है, गाली गलौज का माहौल है, तो हर बच्चा देखिएगा धीरे धीरे बच्चा जो है उसके संपर्क में आएगा और वो बच्चा भी गाली गलौज करना सीख लेगा। इसलिए विद्यालय के अंदर भी अनुशासन का होना काफी महत्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं अनुशासन के महत्व के अलावा अनुशासन के सिद्धांत की बात करते हैं। अब आता है अनुशासन के सिद्धांत। ठीक है, अनुशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं। हम इसमें कई सारे टॉपिक आपके एक साथ ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सेशन हम दे रहे हैं, एक साथ कई टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। ठीक है, आगे कर ले इसके महत्व को, इसको महत्व नहीं कर सकते हैं, इसको अनुशासन के सिद्धांत को।
देखिए अनुशासन का सिद्धांत क्या कहता है? अनुशासन का सिद्धांत कहता है कि अच्छे वातावरण का निर्माण करना, बस समझिए। अनुशासन की अगर थ्योरी की बात करें, थ्योरी ऑफ डिसिप्लिन की बात करें, तो कहता है कि अच्छे वातावरण का निर्माण करना। भाई जाहिर सी बात है कि एक इन्वायरमेंट जो है अच्छा तैयार करना। अच्छे अनुशासन के लिए विद्यालय में उन्नत वातावरण को उन्नत किया जाना चाहिए। अगर अच्छे वातावरण की बात करें तो विद्यालय के अंदर क्या करना चाहिए? वातावरण अच्छा बनाना चाहिए, तब तो अच्छा वातावरण का निर्माण कब होगा? क्योंकि विद्यालय के अंदर अगर अनुशासन अच्छा होगा तभी तो वहां का माहौल बनेगा। तो अच्छे अनुशासन के लिए विद्यालय के वातावरण को उन्नत किया जाना चाहिए। निश्चित आदर्शों और उद्देश्यों के साथ विद्यालय चलाया जाना चाहिए। अच्छे वातावरण में वहां पे क्लासेस चलनी चाहिए जहाँ पे अभद्र भाषा का प्रयोग ना हो, जहाँ पे बच्चे आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करे, जहाँ पे बच्चे आपस में गाली गलौज नहीं करे। ठीक है, तो वह होगा आपका अच्छे वातावरण का निर्माण करेगा वहां पे। अगर मान लीजिए आप विद्यालय के अंदर बच्चे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, माहौल ऐसा बन गया कि मारपीट हो रहा है, तो अनुशासन नहीं ना, अच्छा अनुशासन नहीं है। अच्छा अनुशासन तब होगा, ठीक है, जब विद्यालय के अंदर उन आदर्शों को लागू किया जाएगा, यानी कि विद्यालय के अंदर अच्छे अनुशासन को जब लागू किया जाएगा तभी अच्छे वातावरण का निर्माण होगा। ठीक है, और देखिएगा, और विद्यालय के अंदर अनुशासन तभी लागू होगा जब अच्छा अनुशासन होगा, तो वहां पर जो बच्चे होंगे सभी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई बच्चा अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो वही उसका इफेक्ट जो है सभी बच्चों के ऊपर पड़ेगा। तो पहला जो था इसका सिद्धांत में, वह सिद्धांत था अच्छे वातावरण का निर्माण करना। तो अच्छा वातावरण कैसे होगा? कि विद्यालय के अंदर अनुशासन जो है अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तभी। दूसरी बात है कि अनुशासन में माता पिता का सहयोग करना। देखिए अनुशासन जो है ना, केवल एक व्यक्ति से संभव नहीं है। तो अगर बच्चे के अंदर जो अनुशासन है उसको जब मेंटेन करना है तो कम से कम यहाँ पे बच्चे के माता पिता को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। अगर बच्चे का माता पिता अनुशासन में सहयोग नहीं करता है तो बच्चा, ऐसा नहीं कि भाई बच्चा बहुत ही आसानी के साथ अपना अनुशासन को मेंटेन कर लेगा, नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है। अगर देखिए कि परिवार में अगर अच्छा वातावरण है, अब देखिए घर में देखिए, आप एक चीज देखिएगा, आप अपने घर में देखिएगा, आपके घर के अंदर अगर माहौल अच्छा है, ठीक है, अच्छा माहौल है आपके परिवार के अंदर, तो देखिएगा कि बच्चा भी अनुशासन को मेंटेन करेगा। अगर आपके घर में शिक्षित लोग हैं तो बच्चा जो कुछ भी सीखेगा शिक्षित लोगों से ही सीखेगा, अच्छी अच्छी बातें सीखेगा। लेकिन वही अगर आप पड़ोसी में देखेंगे तो जहाँ पे देखिएगा कि उस घर में शिक्षित लोग नहीं है, तो वहां पे बच्चे देखिएगा कि गाली गलौज कर रहा है, तो वहां पे उस फैमिली में गाली गलौज हो रहा है, तो बच्चा भी वही चीजें सीखेगा। तो इसलिए अनुशासन में माता पिता का भी सहयोग होना चाहिए कि भाई बच्चों को बताए कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, कैसा संस्कार उसको मिलना चाहिए। यह कौन तय करता है? बच्चे के माता पिता तय करेंगे। तो परिवार का जो संस्कार होगा, जो वातावरण होगा, वह बच्चे के ऊपर हमेशा पड़ता है। इसलिए अनुशासन में माता पिता का सहयोग होना चाहिए। ठीक है, तो परिवार के स्वस्थ वातावरण को बनाए रखने के लिए माता पिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का घर का प्रभाव सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होता है? उसके घर का प्रभाव पड़ता है। जो परिवार संस्कार होता है और स्वस्थ वातावरण वाले होते हैं, उन परिवार में बच्चे जो है हमेशा अनुशासन प्रिय होते हैं। ठीक है, वही अगर पड़ोसी में देखिएगा जहाँ झगड़ा लड़ाई होते हैं, वो बच्चा भी वैसा ही व्यवहार करेगा, अनुशासन को तोड़ेगा। तो अनुशासन में बनाए रखने के लिए माता पिता का सहयोग करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला है कि अनुशासन सहयोग पर आधारित होना चाहिए। अनुशासन क्या होती है? हेल्थ के ऊपर, सहयोग के ऊपर आधारित होना चाहिए। जैसे अनुशासन सहयोग पे आधारित होना चाहिए, जैसे कि स्कूल में जो टीचर हो गए, जो छात्र हो गए, जो प्रिंसिपल हो गए, जो कर्मचारी हो गए, वे क्या होनी चाहिए? आपसी में क्या होनी चाहिए? सहयोग होनी चाहिए। और वे सभी मिलकर क्या करेंगे? अनुशासन का निर्माण करेंगे। क्योंकि आपसी सहयोग से क्या होता है? गतिविधियों को प्रोत्साहित मिलती है। अगर सभी मिलकर क्या करेंगे, अगर स्कूल के छात्र हो गए, शिक्षक हो गए, एक साथ हो गए, प्राचार्य हो गए, प्रिंसिपल हो गए, कर्मचारी हो गए, सभी अगर आपसी सहयोग करेंगे तो अनुशासन को और भी अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, सभी मिलकर। अब एक एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि अनुशासन को मेंटेन कर ले। तो अगर अनुशासन की बात करें तो सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, स्कूल के अंदर देखेंगे तो जो शिक्षक होंगे, छात्र होगा, घर के परिवार की बात करें तो बच्चे होंगे तो उसके माता पिता होंगे। ठीक है, उसके चाचा चाची होंगे, उसके आसपास के समाज होगा। ठीक है, तो अनुशासन जो होना चाहिए वो सहयोग के ऊपर आधारित होना चाहिए। अगला कि शिक्षक को आत्म अनुशासित होना चाहिए। देखिए शिक्षक जो होते हैं उनको आत्म अनुशासित होने चाहिए, क्योंकि अनुशासन के संबंध में ध्यान रखना है कि जो शिक्षक होंगे अगर स्वयं अनुशासित रहेगा, अगर टीचर अनुशासन को मेंटेन करता है तो बच्चा भी अनुशासन को मेंटेन करेगा, ध्यान रखिएगा। अगर टीचर अनुशासन को मेंटेन नहीं कर रहा है, आज आप देखते हैं कि न्यूज पेपरों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से कि कहीं पे टीचर जो है गलत गलत घटनाओं को अंजाम देता है, तो उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, उसका प्रभाव जो बच्चे के ऊपर पड़ेगा।
तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि अनुशासन के संबंध में देखेंगे तो जो टीचर अगर अनुशासित होगा तो उसका छात्र भी क्या होगा, अनुशासित होगा। ठीक है, तो शिक्षक को आत्म अनुशासित होना चाहिए और खुद से उससे अनुशासित होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो अनुशासन के संबंध में यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक स्वयं अनुशासित रहते हुए छात्रों को इसे प्राप्त करने में मदद करता है। इसमें न्यूनतम नियंत्रण होता है, क्योंकि अगर शिक्षक अनुशासित होगा तो बच्चा भी अनुशासित होगा। शिक्षक को देख के ही बच्चा फॉलो करता है, तो शिक्षक को आत्म अनुशासित होना आवश्यक है। और अनुशासन सुधारात्मक होना चाहिए। देखिए ऐसा होना चाहिए कि जो अनुशासन होना चाहिए, जो डिसिप्लिन होना चाहिए, वो सुधारात्मक होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप उसके एक थोप दिए, नीति थोप दिए, उस नीति को पूरा कर, नहीं। ऐसा हो कि भाई बच्चे से अगर कुछ गलतियां होती है तो उसका सुधारात्मक भी होना चाहिए ना, उसमें सुधार भी होना चाहिए, उन नीतियों में बदलाव भी होना चाहिए, परिवर्तन भी होना चाहिए। तो अनुशासन क्या होना चाहिए, सुधारात्मक होने चाहिए। अनुशासनात्मक क्या होती है, नीतियां जो बनती है उसमें वैसा बननी चाहिए कि भाई उसमें सुधार भी हो सके। कुछ गलतियां तो होती है, कमियां होती है, तो इस तरीके से अनुशासन मेंटेन होना चाहिए कि उसमें कुछ बचाव होना चाहिए और उसका सुधार भी किया जा सके। तो अनुशासन क्या होना चाहिए, सुधारात्मक होना चाहिए। फिर अनुशासन एक एक साधन के रूप में होना चाहिए। अनुशासन क्या होना चाहिए, एक साधन के रूप में होना चाहिए। अनुशासन की बात करें तो अनुशासन क्या होना चाहिए भाई, एक साधन के रूप में। साधन के रूप में कैसे होगा, जैसे अनुशासन क्या है, एक अंत नहीं है। अनुशासन क्या है, एक अंत नहीं, बल्कि वह क्या है, स्कूल की गतिविधियां जो है उसको चलाने का एक साधन है। जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है कि शासन को शून्य से विकसित नहीं किया जा सकता है, ये सामूहिक कार्य का परिणाम है जिसे स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, सहयोग की इच्छा, सहयोग की इच्छा को मजबूत करना और छात्रों को इसे व्यवहार में लाने को अवसर प्रदान करना। यानी यहाँ पे कहा क्या है कि अनुशासन क्या है, एक साधन के रूप में होना चाहिए। इसका उपयोग यानी कि साधन के रूप में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अनुशासन जो है सीमित नहीं है, इसका कोई अंत नहीं। अलग अलग गतिविधियां के माध्यम से अनुशासन मिलते रहते बच्चों को, लेकिन अनुशासन क्या होना चाहिए, एक साधन के रूप में होना चाहिए, जो शून्य से विकसित नहीं किया जा सकता, बल्कि एक सामूहिक कार्य के रूप में स्वेच्छा से किया जा सकता है। जितना उसको सहयोग मिलेगा, ठीक है, जितना सहयोग मिलेगा उतना अच्छा करेगा बच्चा। ठीक है, आगे है न्याय की निश्चितता। बस सेकेंड लास्ट पॉइंट और भी कितना पॉइंट है, टोटल 10 पॉइंट है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है न्याय की निश्चितता। तो देखिए अनुशासन में न्याय की निश्चितता होनी चाहिए, भाई न्याय मिलना चाहिए। वह अनुशासन अधिक श्रेष्ठ होता है जिसमें व्यक्तिगत सत्ता और अधिकारों के प्रति समान का भाव है तथा सभी के प्रकार विचार आधार क्या है करने का न्याय की निश्चितता। अब ऐसा है कि अनुशासन ऐसा होना चाहिए जहां पे न्याय हो, यानी कि अनुशासन सबसे अच्छा श्रेष्ठ कौन होता है, जो व्यक्तिगत जो सत्ता होती है, जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं उनका सम्मान होता है, भाव होता है। ठीक है, तो न्याय की निश्चितता भी होनी चाहिए, जो न्याय है भाई उसका निश्चितता भी होनी चाहिए न्याय का। तो न्याय की निश्चितता, तो अनुशासन में सभी के प्रति क्या होना चाहिए, न्याय भी होना चाहिए। अगर सभी के प्रति न्याय नहीं है तो फिर वह क्या होगा आपका, वह आपका अनुशासन नहीं हो पाएगा। तो सभी के प्रति न्याय की निश्चितता होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी के लिए विचार आधार क्या होना चाहिए, मानवीय धरातल होनी चाहिए, यानी कि अनुशासन क्या होना चाहिए, उसके अंदर निश्चिंतता होनी चाहिए सभी के प्रति। अनुशासन क्या होना चाहिए, सकारात्मक। देखिए अनुशासन कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, अनुशासन कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अनुशासन जो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अनुशासन मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और वह रचनात्मक होना चाहिए। क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो बच्चे के अंदर एक अलग प्रकार का निष्ठा की भावना पैदा होगी, अलग प्रकार का उसके अंदर विश्वास पैदा होगा। ठीक है, और वह विश्वास उसे क्या करेगा, और भी अनुशासित बनाएगा। तो अनुशासन क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि निगेटिव अनुशासन जो होगा बच्चों को रोकेगा, सफल होने से रोकेगा। तो अनुशासन क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। अनुशासन सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए सकारात्मक होना चाहिए। अनुशासन प्रेम के ऊपर आधारित होना चाहिए। अब देखिए वही चीज बताएं कि अनुशासन जो होना चाहिए प्रेम पे आधारित होना चाहिए, भय पे नहीं। बच्चों को मार पीट के नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चों को जबरदस्ती नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे प्रेम के साथ नियंत्रण में रखा जा सकता है, प्रेम से। ठीक है, प्रेम से ही छात्रों के दिल पे राज किया जा सकता है। तो अगर अनुशासन स्थापित करना है तो जितना हो सके बच्चों को सजा नहीं दे, बल्कि उसे प्रेम से, ठीक है, उसे नियंत्रण में किया जा सकता है। तो अनुशासन क्या होना चाहिए, प्रेम के ऊपर आधारित होना चाहिए। अनुशासन हमेशा प्रेम के ऊपर, हमेशा भय के बजाय प्रेम पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, नियंत्रण होना चाहिए, उसके द्वारा नियंत्रण होना चाहिए। क्योंकि किसी भी तरह के बच्चों को क्या करे, अनुशासन से मतलब उसको नहीं लगे, ठीक है, डर के माध्यम से, ऐसा नहीं कि उस अनुशासन का भंग हो जाए। इसलिए बच्चों को
प्यार से ही उसके दिल पे राज किया जा सकता है। तो अनुशासन स्थापित करना तो बच्चों को सजा नहीं, भय नहीं, बल्कि उसे प्रेम से ही स्थापित किया जा सकता है। अनुशासन क्या होना चाहिए? प्रेम पे आधारित होना चाहिए। और लास्ट क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों का ध्यान रखना। जो अनुशासनात्मक विचार है और जो कार्य इन्हें लागू करने के लिए जो उनकी संपूर्ण उद्देश्य होती है, बच्चों की जो संपूर्ण उद्देश्य है, जो उनकी पूरी कार्य प्रणाली है, उसका उद्देश्य को देखना चाहिए। तो शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान रखना चाहिए। इसमें से जरूरी नहीं कि 10 पॉइंट हम जो बताएं सभी लिखिएगा, एक आध दो पॉइंट इधर उधर होगा तो भी काम चलेगा। तो यही था आपका अनुशासन के बारे में। अनुशासन के बारे में हमने कई टॉपिक को एक साथ देखा है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक को हमने एक साथ कवर किया है। इसमें अभी टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो कितने टॉपिक आ गए, इसको एक बार हम बता देते हैं। इसमें हमने देखा अनुशासन क्या है। सबसे पहले हमने देखा अनुशासन के बारे में कि अनुशासन है क्या। फिर देखा अनुशासन की अवधारणा के इतिहास, जो प्राचीन अवधारणा है, जो आधुनिक अवधारणा है। फिर अनुशासन के जो प्रकार है, जो अनुशासन के प्रकार में हम लोगों ने देखा दमनात्मक, प्रभावनात्मक और मुक्तात्मक। फिर इसके महत्व को देखा, फिर अनुशासन के सिद्धांत को देखा। एक साथ कई टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। ठीक है, इसमें और कई टॉपिक हम लोग डेली इसमें कवर भी करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब तो उम्मीद है कि पूरी तरीके से आपको जो है यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह टॉपिक आप सभी को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया होगा तो एक मुझे कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, और कुछ लोग आज नए भी जुड़े होंगे। अगर चाहते हैं कि क्लासेस ज्वाइन करना, अगर आप लोग को लगता है कि क्लासेस अच्छी लगती है, ठीक है, ऐसे ही क्लासेस आपकी डेली होती है। पीडीएफ वगैरह भी मिलता है, नोट्स तो देख ही सकते हैं, और पीडीएफ आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पे आप चाहे तो प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से हमारा एप्लीकेशन है टेक स्टडी, इसको डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और यहीं से कोर्स आपको मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का। आप वहाँ से फर्स्ट ईयर के कोर्सेज को जो है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर के कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, आप टेक स्टडी सर्च कीजिएगा, एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड हो जाएगा, यही सर्च करना है, वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए और क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अब किसी को कुछ कहना है तो कर सकते हैं, जो नए होंगे अपना कर लीजिए, देखना होगा तो क्या कोर्स 5 समझ में आया कि नहीं आया? अनुशासन तो समझ गए होंगे ना? क्वेश्चन अनुशासन से पूछेगा तो लिख लीजिएगा ना। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए। आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा, वहां पे आपको लिंक दे दिया जाएगा। अरे भैया, दे दिया जाएगा, नंबर दिया गया है, आप मैसेज करके भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? चलिए जी, ठीक है, हो गया ना, समझ में आ गया? चलिए, एकदम अच्छे से पूरी एनर्जी हमने अपनी झोंक दी है। आज की क्लास की बात करें तो पूरी एनर्जी हमने अपने यहाँ पे झोंक दिया, देखेंगे कि पूरी एनर्जी लेवल हमने झोंक दिया यहाँ पे। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, समझ में आनी चाहिए, समझ जाने के लिए ही हमने बहुत सारा कोशिश किया। चलिए, चंचल आर्यन, टुडे इज वेरी नाइस सेशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक काम करेंगे मेरा, बस अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी तो एक काम मेरा कर सकते हैं आप लोग, तो करिए बस। इतना मेहनत करते हैं, आपको भी पता है। बस ये काम कीजिए आप लोग कि आप प्ले स्टोर पे तो सभी लोग डाउनलोड किए एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे जाइएगा, जो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड किए हैं टेक स्टडी, वहीं पे आपको एक रिव्यू का ऑप्शन दिखेगा, एप्लीकेशन रिव्यू का। कम से कम जो यहाँ पे नाइस सेशन लिखते हैं, कम से कम वही चीज़ आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, ताकि जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको दिक्कत होगा। ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हैं। अगर बात मानिएगा तो, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से एप्लीकेशन जहाँ डाउनलोड करते हैं वहीं पे रिव्यू का ऑप्शन होगा, रेटिंग का, हाँ हाँ, रेटिंग का ऑप्शन होगा। आप यही चीज़ वहाँ पे बता दीजिए, क्लासेस कैसी लगती है, क्या होती है, नहीं होती है, जो आपको देना होगा ओपिनियन वहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, इतना अगर कर सकते हैं, 1 मिनट समय अगर आपके पास होगा तो निकाल के कर सकते हैं तो अच्छी बात है। हम देखेंगे अभी, और जो लोग रिव्यू देंगे उनका हो सके हम कल क्लास के अंदर हम उसके ऊपर बात भी करेंगे, आपके हम कमेंट को लेके भी आएंगे। नहीं, 2 बार नहीं हो सकता, एक एक नंबर से आपका एक ही बार होगा ना, एक ईमेल आईडी से आपका एक ही बार में भी होगा, 2 बार नहीं होगा। कल हम लेके आएंगे भी। और ऐसे ही देखिए, आप लोग का एनर्जी, जब आप लोग लाइव रहते हैं ना तो हमें भी अलग एक एनर्जी मिलती है, हमें भी एक अलग मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हाँ, ये चीज़ देखिएगा, 2 बार नहीं होगा। रिव्यू तो अभी आया नहीं आपका। ठीक है, इधर अगर रेटिंग की बात करें तो आपका नहीं आया। चलिए, आप लोग बता दीजिएगा, अगर करना होगा तो कर लीजिएगा, अच्छी बात। ठीक है, चलिए जी, कर लीजिए।
जितना अच्छा खींचिए अच्छी बात है, थोड़ा सा आप लोग भी मदद कीजिए, क्योंकि देखिए हम अपना पूरा एनर्जी यहाँ पे देते हैं, 100% अपना दे रहे हैं, तो आपका भी काम है कि कम से कम हमारी भी आप एनर्जी को बढ़ाए रखें। चलिए कल भी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, आगे इसका जो मेन टॉपिक है उसको भी लेके कल आएंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।